पहले हमारे साथ बुलंदशहर से अशोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, बुलंदशहर जो हॉट सीट मानी जा रही थी, लगातार इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। भोला सिंह चुनावी मैदान में है और साथ ही साथ शिवराम वाल्मीकि और गिरीश चंद्र जाटव चुनावी मैदान में बसपा से हैं। क्या हाल, क्या स्थिति? क्योंकि एग्जिट पोल न्यूज़ वन इंडिया लगातार दिखा रहा है जो एग्जिट पोल किया गया है, लेकिन एग्जिट पोल का इंतजार फिलहाल अभी बाकी है 4 तारीख को। बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर में जिस तरीके से वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंट में करीबन 4% वोट परसेंटेज घटा था पिछले 2019 के चुनाव से। हालांकि मामले को देखा जाए तो अब की बार जिस तरह इंडी गठबंधन की तरफ से शिवराम वाल्मीकि है और बीएसपी की तरफ से यहाँ पर गिरीश सिंह जाटव को यहाँ से चुनाव में मैदान में उतारा था। और यहाँ से लगातार जो भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। कहीं न कहीं देखा जाए तो 4% यहाँ पर करीबन 4% वोट घटा था। कहीं न कहीं ऐसे गांव में की भी तस्वीर आई थी, न्यूज़ वन इंडिया ने खुद दिखाए थे। तो पूरा गांव में विस्तार हुआ, करीबन 16, 17, 17, 18 से वोट रहा है पूरे गांव में, जहां 30 वोट डाले। तो कहीं न कहीं आपका जो रुझान है एग्जिट जो बुलंदशहर का है, लगातार आपको बता दूं कि वो जो 7 लाख का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह का, तो कहीं न कहीं वोट परसेंटेज घटा है। तो कांटे की टक्कर है इंडियन गठबंधन की और प्लस भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह की। क्यों गठबंधन है? क्योंकि कई गांवों का ऐसे तस्वीर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो नाराजगी थी, वो गांव में विकास नहीं हुए, तमाम चीजों को देखा जाए तो कहीं परसेंटेज है। तो जहाँ इंडियन गठबंधन का भी बात की तो बीएसपी का जो मेन वोटर था वो भी इंडियन गठबंधन पर वोट पड़ा है। तो कहीं न कहीं तो कई इंडियन गठबंधन से सीधे कांटे की टक्कर है और जो हार जीत होगी तो करीबन 50 और 60 के बीच में हार जीत होगी बीजेपी और इंडियन गठबंधन की। जी बिल्कुल, देखिए अशोक, जब हम बात कर रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की, इंडी गठबंधन से इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो समन्वय बैठा है, ऐसे में कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं और इन 17 सीटों में बुलंदशहर की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। अब इन 17 सीटों में कहां पंजा कमाल कर पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर बुलंदशहर में बात करते हैं तो साख कांग्रेस की दांव पर लगी है, सीटें बचाना एक बड़ा उनके लिए चैलेंज है। आप इस समीकरण को देखें तो क्या समीकरण बैठा है, क्या मुद्दे हावी रहे हैं? और क्योंकि ज्यादातर जिस तरह से सर्वे बोल रहा है कि हर जगह कमल खिल रहा है, क्या कमल को पंजा किस तरह की मात दे पाया है, किस तरह की टक्कर रही है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर हैं, हर एक मुद्दे को समझ रहे हैं, हर एक पहलू को बारीकी से देख पा रहे हैं। क्या कहता है आपका आकलन? बिल्कुल, इस तरह की न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार 5 विधानसभा में खुद न्यूज़ वन इंडिया ग्राउंड जीरो पे गया था, तमाम चीजों वोटरों से भी बात की थी, तमाम जो चुनाव लोकसभा का रण में हमने खुद कवरेज करी थी। किसानों की बात की, जहाँ मजदूर की बात की, जहाँ तो युवा की बात, तमाम चीजों से लोगों से हमने बातचीत की। नहीं, युवा तो पूरी तरह से आक्रोश था क्योंकि अग्निवीर जो योजना आती थी बिल्कुल उसको लेकर आक्रोश था। और जहाँ यूपी पुलिस की भर्ती हो, तमाम चीजों उनकी जहन थी। तो कहीं न कहीं साइलेंट वोट था, साइलेंट कुछ नहीं कह रहा था। हालांकि साफ नजरिया था कि इंडियन गठबंधन का जो प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी थे, सीधे कांटे की टक्कर थी। टक्कर इस तरह थी कि जो बीएसपी का मेन वोटर वो इंडियन गठबंधन की तरफ गया था। सही जी, काफी वोट गया था, पूरा ग्रामीण और शहरी की बात की जाए तो पूरा वोट गया था। हालांकि इसकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पास ये सीट रही है, लगातार 2 बार से यहाँ से सांसद रहे हैं डॉक्टर भोला सिंह, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाए। तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में मुद्दों तो पहले यहाँ पर सीट रही थी, तो उसके बाद में तो कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद में सपा के खातों में ये सीट गई थी। तो तमाम चीजों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो कहते हैं, किसान भी अपनी बातों को उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया पर रखा था, तो तमाम चीजों की आंकड़े की बात की जाए तो साफ नजर आता कि इंडियन गठबंधन प्लस भारतीय जनता पार्टी की जो हार जीत होगी तो करीबन 10 से 50 और 40 के बीच में होगी कि कांटे की टक्कर है। बिल्कुल अशोक, कांटे की टक्कर बुलंदशहर में इस वक्त देखने को मिल रही है इंडी गठबंधन और एनडी के बीच। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। आगरा से अगर बात की जाए कृष्णा, आगरा की स्थिति और आगरा का हाल इस वक्त आप क्या देख रही हैं? आकलन क्या कुछ कहता है आगरा को लेकर? क्योंकि एग्जिट पोल तब लगातार हम दिखाई रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर की स्थिति जो है वो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बिल्कुल प्रभा, हम बता दें कि आगरा में 2 लोकसभा सीटें हैं और आगरा में एक सुरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल है और दूसरी सीट पर राजपा 4 को बीजेपी ने भरोसा दिलाया था। वहीं
गठबंधन की बात करें तो फतेहपुर सीकरी की सीट पर बहुत ही घमासान इस बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो यहाँ के जो मुद्दे थे, लोगों को एक सबसे बड़ी नाराजगी वहां देखने को मिली कि पिछले पौने 5 साल बीत जाने के बाद भी वहां के जो लोकसभा के सांसद रहे राजपाल चार, उन लोगों की कभी न तो सुख में शामिल हुए न कभी दुख में शामिल हुए। रोजगार, बेरोजगारी और ये किसान के जो तमाम मुद्दे अभी इस बार हावी रहे। इसके अलावा जो आगरा सुरक्षित सीट की बात करें, एसपी सिंह बघेल का भी काफी जगह विरोध देखने को मिला, लेकिन उन्होंने काफी लोगों को समझा बुझाकर उन्हें एक साथ एक सूत्र में बांधा। और एसपी सिंह बघेल के लिए बहुत अच्छी बात ये रही कि सबसे इस सीट पर कोई अच्छा दावेदार उनके साथ नहीं था, जिसके चलते उनकी सीट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की सीट की बात करें तो रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस के तरफ से लड़े हैं, जो गठबंधन की तरफ से, उन्हें सभी समाज का इस बार वोट मिला है। और बताया जा रहा है इस बार जो रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस से जो लड़े हैं, इस बार जो भाजपा सांसद जो राजकुमार चार दे, उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल साबित कर दी है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा के विधायक ने भी ये बगावत कर दी, रामेश्वर चौधरी भी निर्दलीय मैदान में उतरे, उसके लिए भी काफी समस्या रही, क्योंकि उन्हें उनका भी काफी लंबा इतिहास रहा है फतेहपुर सीकरी का, क्योंकि उनके पिताजी करीबन 25-30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता में विधायक है, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। तो कहीं न कहीं जो वोट कटा है, जो बीजेपी का वोट कटा है राजकुमार चार के खाते से, इसका फायदा सीधे सीधे गठबंधन को गया है। और लोगों की नाराजगी से प्रत्येक जब विधानसभा में हमने कवरेज की, चाहे फतेहाबाद की बात करें, चाहे खीरागढ़ की बात करें, वहां की बात करें, तो तमाम लोगों को जो कृष्णा, अगर मार्जिन की लेकर बात करें तो मार्जिन आगरा में क्या कुछ इस बार रहने वाला है? सीट का जो विजयी प्रत्याशी करीबन 2 लाख से ज्यादा इस सीट से जो विजयी बता रहे, काफी लोग बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की तो गठबंधन का झंडा बिल्कुल से बताया जा रहा है कि गठबंधन इस बार फतेहपुर सीकरी से बहुत मजबूती से जीतेगा। हालांकि भाजपा सांसद की राजकुमार चार की बात करें तो पिछले चुनाव में उन्होंने सबसे ज्यादा 5 लाख से वोट ज्यादा जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनके लिए बहुत ही मुश्किलें हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी उनके अपने लोगों में ही देखने को मिली। या तमाम जिस तरह के जिनके विधायक थे उनके साथ नहीं दिखे जनसभा पे, चाहे कोई जनसभा हो चाहे अन्य लोगों, जैसे फतेहपुर सीकरी के विधायक बाबूलाल अपने बेटे के लिए चुनाव लड़ते थे, बाहर के विधायक रानी पच्चाल का, उनके मंत्री जी का उनका फोटो नहीं था, तमाम इस तरह के नाराजगी देखने को मिली। तो जहाँ योगेंद्र उपाध्याय जी के साथ एक जमीन का पेपर राजकुमार चार का नजर आया, तो तमाम जो जिस तरह के मुद्दे थे और तमाम जिस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन लोगों में भी नाराजगी दिखी। तो निश्चित तौर से इस नाराजगी का खामियाजा इस बार लग रहा है कि भाजपा सांसद राजकुमार चार को झेलना पड़ सकता है, और निश्चित तौर से गठबंधन का इस बार पलड़ा बहुत ही भारी दिख रहा है। और लोगों की इस बार उम्मीद है कि फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस की इस बार सीट बिल्कुल निश्चित तौर से जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। कृष्णा, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि इस बार फतेहपुर सीकरी की जो सीट थी वो कांग्रेस के पाले में गई है, ऐसे में अगर समीकरण को समझे, क्योंकि आप पूरे चुनाव के दरमियान वहां पर रहे, आपने पूरी स्थिति को समझा है, आपने कहा कांटे की टक्कर रही है। हालांकि जो बढ़त ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए के पाले में ही जा रही हैं, ऐसे में आपने क्या कुछ समीकरण समझा है? क्या जातीय मुद्दे हावी रहे हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी का भी एक बड़ा फैक्टर रहा है? कृष्णा, अभी और इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा आगे रहा, और लोगों का ग्रामीण लोगों का कहना यही देखने को मिला। ग्रामीण लोगों का कहना था कि जो लोकसभा के जो सांसद जो राजकुमार चार, जिन लोगों को हमें उम्मीद थी कि पिछले 5 साल में कुछ हम लोगों के लिए काफी बेहतर करेंगे, लेकिन वो लोग उनके बुक में शामिल नहीं हुए। इसके चलते लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। केवल जो इस बार जो चुनावी जनसभा हुई, जनसभा के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यही कारण है एक ही सीट पर राजकुमार चार के लिए मुख्यमंत्री को 4 बार जनसभा संबोधित करनी पड़ी, वहीं पर रक्षा मंत्री पहुंचे और मोदी पुरजोर प्रयास किया गया, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रयास किया गया, वहीं कांग्रेस ने भी अपना दमखम लगाया। देखने वाली बात रहेगी कि 4 जून को किसकी विजय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करेंगे, इसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इससे पहले आप जब चर्चा कर रहे थे तो आपने तमाम चीजों का जिक्र किया था, महिलाओं का आप जिक्र कर रहे थे,
ऐसे में अगर समझने की कोशिश की जाए कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही साधने का पूरा प्रयास कर लिया था, चाहे महिला सम्मेलन की बात करें, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बात करें, इन सब सम्मेलनों के जरिए बीजेपी एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए जो ये प्रैक्टिस थी, अब वो जब फाइनल अग्नि परीक्षा हुई है तो उसमें जो विश्वास जीतने का प्रयास किया गया था, जनता उस विश्वास पर खरी उतरी हुई नजर आ रही है फिलहाल जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरती है और ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी रणनीति बनाकर मैदान में आ रही है। वो किसी भी चुनाव में जाती है तो पूरे उसके लिए एक रणनीति तैयार करती है। आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ काम किया है। महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं देने की बात हो, परिवार के मुखिया के तौर पर उनको आगे बढ़ाने की बात हो, या उसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो माना जाता है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर वोट नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो ट्रिपल तलाक जैसा कानून लेकर केंद्र की सरकार आई हो, तो ये बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से महिलाओं को दिए गए, चाहे उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे गठन की बात रही हो। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत ये कदम उठाया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाया, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं को समझ में आई। और संभवतः ये जो आपने देखा है कि जिस तरीके से 2 पंचवर्षीय पूरे करने के बाद तीसरी बार जब इंडिया गठबंधन जैसा गठबंधन हो और लगातार उनकी तरफ से बहुत सारे वायदे लोगों को किए जा रहे हों, जिसमें कोशिश कर रहे हों कि लोग शायद इन वायदों के जरिए उनको वोट करेंगे, लेकिन वो चीजें अभी तक के आंकड़ों में नहीं दिखाई दी हैं। तो निश्चित तौर पर ये चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने बड़े पैमाने पर वोट किया है और संभवतः ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मास्टर की रही है इस 2024 के चुनाव में। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, चाहे वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का वितरण रहा हो, किसान सम्मान निधि बड़े पैमाने पर जो दी गई है उसका भी प्रभाव रहा हो, जो खाद्यान्न वितरण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये भी एक बड़ी वजह रही है। उसके अलावा मुफ्त का चाहे वो रसोई गैस कनेक्शन हो या होली दीपावली पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात रही हो, या उसके अलावा जो बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं मुफ्त तौर पर, तो वो योजनाएं रही हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें रही, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं रही। ये भी है कि मोदी फैक्टर ने कितना बड़ा काम इस लोकसभा चुनाव में यहां पर किया है, क्योंकि लगातार मोदी के चेहरे पर वोट देते हुए लोग तो नजर आ ही नहीं थे, लेकिन इस बार अगर बात मोदी फैक्टर की करें तो मोदी फैक्टर कितना काम किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो पीएम मोदी का चेहरा ही था। हालांकि चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो या उसके बाद 2019 का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे किया। और इस बार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों को लेकर काफी कुछ सतर्कता बरती गई। ऐसी सीटों पर कार्यक्रम लगाए गए प्रधानमंत्री के, जहां से वो एक बार में कई सीटों को संदेश दे सकते थे। सीधे तौर पर वो काफी कुछ फैक्टर रहा है। जिन सीटों पर हम गए वहां के लोगों से हमने बात की। इसके एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बरेली से हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर बरेली के मुकाबले की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से अब देखिए एग्जिट पोल सामने आए हैं, न्यूज़ 1 इंडिया और मैट्रिक के ये जो संयुक्त आंकड़े कहते हैं और उसके मुताबिक एनडीए ने बढ़त बनाई है। ऐसे में बरेली में छत्रपाल सिंह गंगवार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उधर प्रवीण सिंह आर्यन एक समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। कैसा मुकाबला रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जी आपको बता दें, बरेली जो लोकसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कोई 8 बार से यहाँ पे संतोष गंगवार सांसद रह चुके हैं। इस बार में टिकट काट के छत्रपाल सिंह गंगवार जो कि उत्तर सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके थे और जो कि इस बार विधानसभा चुनाव 2019 का हार गए थे, उनको पार्टी ने भरोसा था कि उनको टिकट दी थी। टिकट देने के बाद में इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार और वही समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो प्रवीण सिंह आर्यन प्रत्याशी बनाया गया है और उनके बीच कांटे की टक्कर है। कोई बात की जाए बरेली, तो बरेली में जो है कुर्मी वोट जो कि 5.5 लाख तादाद में है, तो वही मुस्लिम वोट भी इसी तादाद में है। वहीं बरेली की बात की जाए तो बरेली में बीएसपी के प्रत्याशी जो कि नाटकीय ढंग से उनका पर्चा खारिज हो गया था, इसको लेके बीएसपी मैदान से बाहर हो गई थी। वहीं बात की जाए बरेली की, तो बरेली में सारी पार्टी बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि बरेली में जो है 5 विधानसभा है, जिसमें भोजीपुरा की बात की जाए तो भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के सैयद इस्लाम विधायक हैं। वहीं बात की जाए
बरेली में जहाँ पे सैयद इस्लाम से विधायक है वहां से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है। वहीं मीरगंज की बात की जाए वहां से बीजेपी के विधायक है, वहां से बीजेपी गढ़ माना जाता है, तो वहां से संतोष जो कि छतपाल गंगवार है बीजेपी को बढ़त मिलेगी। वहीं तीसरी विधानसभा की बात की जाए जो कि नवाबगंज विधानसभा है, वो की जो कि विधानसभा जो है जहां से बसपा प्रत्याशी छोटे लाल गंगवार थे जो कि उनका पर्चा खारिज हो गया था, तो वो जो नवाबगंज विधानसभा है वो विधानसभा तय करेगी कि कौन वहां से बढ़त लेकर आता है। वहीं की बरेली की बात की जाए, बरेली में कांटे की टक्कर है, बहुत ज्यादा हार जीत नहीं होगी, 50,000 वोटों पे हार जीत सिमट जानी चाहिए। वहीं बरेली में शहर और कैंट की जो विधानसभा है, शहर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि वन मंत्री जो अरुण कुमार सक्सेना जो है वो बीजेपी से लगातार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वहीं बात की जाए कैंट की, तो कैंट में बहुत तादाद में मुस्लिम वोटर है, क्योंकि बीएसपी सत्ता से वो मैदान से बाहर होने के बाद में तो मुस्लिम वोटर जो अहम भूमिका निभाएगा, जो समाजवादी पार्टी की तरफ साफ तौर पे रुख उनका दिखाई पड़ रहा है। वहीं बीजेपी फिलहाल कांटे की टक्कर, अब देखने वाली बात ये होगी नतीजा किसके पक्ष में। फिलहाल बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी है दोनों की जो टक्कर है बहुत कांटे की है। फिलहाल एक विधानसभा एक क्लियर कर देगी किसके पक्ष में जनता को रुझान जाएगा। लेकिन अभिषेक, 5 विधानसभाओं का जिक्र आपने बरेली को लेकर किया जिसमें से 4 सीटें बीजेपी के खाते में है और 1 सीट यहां पर समाजवादी के खाते में है। अब क्या अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव की, तो ये अगर बरेली का एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये चुनाव क्या लोकलाइज रहा है? यहाँ पर लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे हैं यहाँ पर? बरेली की अगर बात की जाए लोकल मुद्दे तो प्रभावी नहीं रहे। फिलहाल एक जो अहम मुद्दा प्रभावी रहा है जो कि संतोष गंगवार, जो कि 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और 8 बार सांसद रह चुके थे, पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दी गई, जिसको लेकर कुर्मी समाज में काफी रोष व्याप्त था। बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया है, वहीं यहाँ पर रैलियां भी की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर 5 अपनी जनसभाएं की है। वही बात की जाए मंच पे आके जो कि अमित शाह ने जो यहाँ पर रैली की है, रैली में आकर उन्होंने साफ तौर पे उनको कहना ही पड़ गया कि बीजेपी पार्टी के द्वारा संतोष गंगवार को अहम भूमिका दी जाए, अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद में बरेली में कुर्मी जो कि वोट जो कि अहम भूमिका निभाता है देखिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, आपने तमाम चीजों का जिक्र भी किया है, फैक्टर्स का भी जैसे प्रभावित जिक्र कर रही थी। ऐसे में क्योंकि बरेली भी वो सीट है जहां पर इस बार चेहरे का बदलाव किया गया है, छत्रपाल सिंह गंगवार को इस बार मैदान में उतारा है, आपने भी जिक्र किया। बड़ा सवाल यह है कि संतोष गंगवार का टिकट काटना क्या बीजेपी के लिए फायदे के लिए साबित होगा या नुकसान की ओर संकेत रहेंगे? क्या उनकी नाराजगी नुकसान पहुंचा सकती है और अगर पहुंचा सकती है तो कितना नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल सही बात है। जो 8 बार सांसद रहे हो, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हो संतोष गंगवार, उनकी टिकट काटना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत सही कदम नहीं था। और इसी के लेकर बरेली को एक जो कि पश्चिमी यूपी का एक मंडल है, यहाँ की टिकट को लेकर काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसको लेकर कई जनसभाएं हुई। चूंकि यहाँ पर अमित शाह को भी रैली करनी पड़ी, मोदी को भी रैली करनी पड़ी, क्योंकि पूरे भारत में देखा गया है जहां पर अमित शाह ने रैली की है वहां पर मोदी को रैली करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन यहाँ पर बरेली में हमें इनकी नाराजगी के चलते ही अमित शाह और मोदी को 2 रोड शो और प्लस रैली दोनों करनी पड़ी। वहीं बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, डर यहाँ पर एनडीए बीजेपी को जरूर था अभिषेक की जो नींव है वो दरक न जाए यहाँ पर, इसलिए अमित शाह और पीएम मोदी यहाँ पर रैलियां करने के लिए पहुंच गए। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। वाराणसी का रुख करेंगे, अमन शुक्ला हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, वाराणसी सीट की स्थिति क्या इस बार देखने को मिल रही है? आपका आकलन जमीनी स्तर को लेकर क्या कुछ कहता है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट, ये तीसरी बार कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हुए और कल कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज जो देखा गया 56.35% कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कुल मिला के 6 बजे शाम तक का यहाँ पे अपडेट आया है। और जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो है, पूरे एनडीए के खिलाफ इंडी गठबंधन के यहाँ पे अजय राय जो प्रत्याशी थे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं बसपा से जो है अतल जमाल लारी यहाँ पे प्रत्याशी थे, और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे कहे कि निर्दल प्रत्याशी थे, और 8 टोटल वहाँ पे 8 बटन थे ईवीएम मशीन पे। कहीं ना कहीं जो मोदी के जो यहाँ पे कहीं ना कहीं दीवाने जो है, काशीवासी जो मोदी के दीवाने हैं यहाँ पे, देखने में ये सर्वे में ये नजर आ रहा है काशी में कहीं ना कहीं 80% वोटिंग, 80 या 85% वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को या कहे कि एनडीए को मोदी के नाम पे, मोदी के चेहरे पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दी गई है। और जिस तरीके से न्यू वोटर्स भी यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ कल जो है 1 तारीख को वोटिंग किए हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जनसैलाब देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा खासा यहाँ पे गया।
और जिस तरीके से यहाँ पे काशी वासियों में खुशी का माहौल नजर आया कल, क्योंकि काशीवासी लगातार कितनी तगड़ी धूप थी यहाँ पे, तब पर भी बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरह का मौसम था, जितनी गर्मी थी, ऐसे में जो मतदाता है मतदान करने बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। अगर काशी की जिस तरह से हम बात करते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से काशी में आए हैं, कहा जाता है कि काशी के ही होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह गए हैं। अगर पूरे देश की बात करते हैं तो कुछ ही ऐसी सीटें हैं जहां पर एक तरफा मुकाबला रहा है, और वाराणसी भी उनमें से एक सीट है जहां पर एक तरफा मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिला है। अब बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो यहाँ पे उन्होंने एक नारा लगाया था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया। तो कहीं ना कहीं काशीवासी भी उनका इंतजार करते हैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और 2024 के ये लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने एक फिर नारा लगाया था कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो कहीं ना कहीं काशीवासी भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहें कि लोकप्रिय सांसद जो काशी के हैं, उनका फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कहीं ना कहीं संकल्प ले चुके थे। तमाम जितने भी जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा था कि तमाम काशीवासी उनके जीत के लिए यहाँ पे पूजा हवन अर्चन जो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बार 4 तारीख को, जो 4 जून को जब मतों की जब गिनती होगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना यही बनता है क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पे मोदी वर्सेस अजय राय यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगल बगल की भी जिले में जो टक्कर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और कहें कि एनडीए गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं ये हॉट सीट मानी जाती है पूरे भारत की। तो जिस तरीके से यहाँ पे टक्कर में देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं 80 से 85% वोटिंग जो है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को दी गई है। जी चलिए ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर जो एग्जिट पोल था और जो समीकरण फिलहाल वहां का क्या बैठा है, उसको लेकर आपको आपके साथ जानकारी साझा की। एसके वाजपेयी लगातार लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, जो एक एक सीट को लेकर तमाम जो जानकारी हमारे सहयोगी हमें हमारे साथ साझा भी कर रही है, उससे क्या आकलन अभी तक लगाया जा सकता है पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर? तमाम फैक्टर्स चुनावी मैदान में हमको देखने को मिले। एनडीए अपनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रहा, तो वहीं इंडी गठबंधन भी अपनी मजबूती का दावा लगातार करता रहा। लेकिन जो एक्टिव होना इंडी गठबंधन का बाद में नजर आया, पहले उतनी एक्टिव नजर नहीं आई इंडी गठबंधन, बाद में नजर आई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनावी मैदान में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे। अगर हम पहले दूसरे चरण को देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब संयुक्त जनसभाएं कर रहे थे तो उनकी संख्या केवल 9 रही, जबकि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी थी। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि अखिलेश यादव ने 54 जनसभाएं ही उत्तर प्रदेश में की हैं। अगर हम प्रियंका गांधी को देखेंगे तो उन्होंने ज्यादातर अपना समय रायबरेली और अमेठी को दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप भी लगा रही कि वो अमेठी और रायबरेली से बाहर नहीं निकले। वहीं अगर हम राहुल गांधी को देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रचार उत्तर प्रदेश में करते हुए वो दिखाई नहीं दिए, केवल जो अखिलेश यादव के साथ 9 जनसभाएं संयुक्त तौर पर उन्होंने की हैं। तो सीधे तौर पर ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे कि मतलब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों तक प्रचार करने के लिए पहुंचा ही नहीं, केवल 54 जनसभाएं ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की हैं। तो ऐसे में ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो लगातार काम कर रहे थे। दूसरी चीज, महिलाओं का एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बीजेपी एक रणनीति के तौर पर, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, महिलाओं को टारगेट करके दे रही थी, चाहे उनको 33% आरक्षण की बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और दूसरी चीज थी कि महिलाओं को लेकर उनको घर के मुखिया के तौर पर रिप्रेजेंट करना, चाहे वो घर के राशन कार्ड की बात हो या उनको राशन देने की बात हो, उनके नाम पर रसोई गैस कनेक्शन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो। और उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा रहा है। तो और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो 3 तलाक जैसा कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेकर आई, कहीं ना कहीं इसका फायदा अंदर खाने जरूर उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके के आंकड़े अभी तक सर्वे में बताए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज वन इंडिया ने भी सर्वे किया है, लेकिन अगर हम, जैसे कि हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो वहां की वस्तु स्थिति है उससे हमारे दर्शकों को अवगत करा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं उन सारे फैक्टर्स पर अगर हम जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देंगी कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि सीटों पर टक्कर नहीं है। सीधे तौर पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी इसके, क्योंकि देखिए आधी आबादी को जिस तरह से साधने का प्रयास किया गया था और जो तमाम फैक्टर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आप वही फैक्टर्स जीत का बड़ा कारण बढ़ते हुए उभर रहे हैं तमाम एग्जिट पोल में। और न्यूज़ वन इंडिया और मेट्राइज के संयुक्त एग्जिट पोल के आंकड़े भी कुछ उसी दिशा में दर्शा रहे हैं।